हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीयूटी सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है उसके लिए आप बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज का सेशन बहुत 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 काम आने वाला है आपके लिए अगर आप 2025 में अपना सीयूटी एग्जामिनेशन देने वाले हैं। खास तौर पर आज के सेशन में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके जनरल टेस्ट के क्वांट्स के बारे में। ठीक है, अगर आप जनरल टेस्ट देंगे तो उसमें आपका एक सेक्शन जो होगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। तो उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि भाई कैसे उसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छा करना है तो उसका जो एग्जाम पैटर्न है, उसका जो सिलेबस है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और कुछ चीजों का आपको ध्यान रखते हुए उस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि आप बहुत अच्छा उस पेपर में कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके 2025 में अगर आप जनरल टेस्ट देने वाले हैं सीयूटी एग्जामिनेशन में, तो आपका सिलेबस और आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके भैया 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इसमें से आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब यहाँ पर ये जो 60 क्वेश्चंस हैं इसमें अलग अलग सेक्शंस के ऊपर बेस सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, आपका जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। कई बार कभी कभार हमने ये भी देखा है कि कंप्यूटर्स पर बेस्ड भी सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके ये सेक्शंस हैं जहां से टोटल 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने हैं। मगर यहाँ पर फिक्स नहीं है कि हर एक सेक्शन से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। ठीक है, कई बार ऐसा हो भी सकता है कि तीनों सेक्शन से 20 क्वेश्चंस आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेक्शन से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो और किसी से कम हो। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड पैटर्न अभी तक नहीं देखा गया है। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी सेक्शन से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं और किसी से कम है। तो आपको ये बस मान के चलना है कि आपको इन तीनों टॉपिक्स में, ये तीनों सेक्शंस में आपको बहुत अच्छा करना है। आपकी क्वांट्स अच्छी होनी चाहिए, आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए और आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो पिछले 6 से 1 साल के बीच में जितने भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल हैं वो सारे सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें अवार्ड्स की, पार्क्स की, ठीक है, तो बहुत सारे सवाल जो हैं इस पर बेस्ड आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बस आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं उससे अटेंड करना है। आप यूट्यूब पे हमारी क्लासेस के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। ठीक है, तो हम जनरल टेस्ट हो गया, लैंग्वेज टेस्ट हो गया, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए, सबकी तैयारी आपको यूट्यूब पर भी करवाते हैं और बाकी आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को भी देख सकते हैं। बट यहाँ पर इन 3 सेक्शन का आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मार्किंग स्कीम क्या है, तो मार्किंग स्कीम ये है कि अगर आप सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो आपका -1 डिडक्ट हो जाएगा। टोटल जो आपको टाइम मिलता है वो यहाँ पर 60 मिनट का मिलता है। ये बात याद रखिए कि किसी किसी पेपर में टाइमिंग जो है 45 मिनट्स है, बट अगर हम बात कर रहे हैं जनरल टेस्ट की तो यहाँ पर आपको 60 मिनट का समय मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 60 है, बट करने हमें यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 1 मिनट का समय है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा समय इन्वेस्ट कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो 60 मिनट्स बहुत है। आप आराम से 50 क्वेश्चन वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट 5, गलत करेंगे 1 नंबर कटेगा, टोटल टाइम आपको मिलेगा 60। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, जनरल टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपने बात करी थी कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हेल्प करने वाले हैं, तो यहाँ पर उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड एसआईसीआई, मैं इसे एक ही कैटेगरी में मानता हूं। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज का बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है तो वही आपका बेस बना देता है किसके लिए, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो अगर आप परसेंटेज का एप्लीकेशन यूज करेंगे कहां पर, प्रॉफिट लॉस में या सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। ना कि आप परसेंटेज में भी फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस में भी फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, उन्हें इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। कोशिश करिए कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सीखिए, उसका मतलब समझिए कि एक्चुअली में परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का क्या यूज होता है, कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम अपना जीवन आसान कर सकते हैं। और विदाउट फॉर्मूला, जी हाँ, विदाउट फॉर्मूला हम प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई के सवाल कर सकते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है,
उसके बाद हम रेशियो, एजेस एंड पार्टनरशिप की बात करते हैं। रेशियो का ही कॉन्सेप्ट जो है वो एजेस में भी यूज होता है, पार्टनरशिप में भी यूज होता है। हालांकि रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड चिस्टन में भी देखने को मिलता है। तो रेशियो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस पर काम करते हैं, इसको सीखते हैं, तो आपको आगे चलकर बहुत हेल्प मिलने वाली है, सिर्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन में नहीं, एजेस में, पार्टनरशिप में, टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट इन स्ट्रीम में, बहुत सारे चैप्टर्स में रेशियो का एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। तो एक तो हो गया आपका कितना, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है, बट इसके अंदर आपके जो बेसिक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल हैं कि एक जो व्यक्ति है वो अपने घर से ऑफिस जा रहा है इस स्पीड से, तो इतने मिनट लेट पहुंचता है, अगले दिन वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है, तो वो इतने जल्दी पहुंच जाता है। तो बताइए घर से ऑफिस की दूरी क्या है, या ऑफिस पहुंचने के लिए उसे किस स्पीड से, ऑफिस सही टाइम पर पहुंचने के लिए उसे किस स्पीड से चलना चाहिए। तो इस तरह के जो बेसिक सवाल हैं, फिर आपके जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स हो गया, बोट इन स्ट्रीम हो गया, रेसेस पर बेस्ड सवाल हो गए, हालांकि कम आएंगे बट आ सकते हैं, क्योंकि टाइम स्पेंड डिस्टेंस बहुत ही वास्ट चैप्टर है। काफी तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर के पास में काफी ऑप्शंस हैं, वो कहीं से भी आपसे सवाल पूछ सकता है, चाहे वो बोटनी स्ट्रीम हो, चाहे वो बेसिक टाइम स्पेंड डिस्टेंस के सवाल हो, ट्रेन्स के सवाल हो, रेसेस के सवाल हो। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और यहाँ पर अगर आप रेशियो का यूज करके सवालों को सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम बहुत बचेगा। आप जब भी कोई सवाल कर रहे हैं तो आप कंसेप्चुअली रेशियो का यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए वो चैप्टर मैटर ही नहीं करता कि वो चैप्टर क्या है। आपको सिर्फ सवाल का डेटा समझ में आना चाहिए, और उस डेटा को किस तरीके से आपको यूज करना है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के आपसे सवाल, एक से दो सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूछे जाते ही हैं हर साल, बट ये टॉपिक आसान है, इजी है, मजेदार है, बट आप बहुत कम समय अपने स्कूल में देते हैं इसको पढ़ने में। आप खुद भी इस पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, इस वजह से आपको ये टॉपिक हमेशा परेशान करता है और आपको लगता है कि टफ है। बट यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही जनरल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोग्रेशन की, जिसमें आपका अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड सवाल, नंबर सिस्टम जिसमें आपके पास में क्लासिफिकेशन पर बेस्ड सवाल आ सकता है, डिविजिबिलिटी पर आ सकता है, रिमाइंडर्स थ्योरम पर आ सकता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, फैक्टोरियल्स हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सक्सेसिव डिवीजन हो गया, इन पर बेस्ड सवाल आपको देखने को मिल सकता है। काफी वास्ट होता है नंबर सिस्टम। सिंप्लीफिकेशन पर सिंपल वी बोर्ड मास के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल सवाल होते हैं, बट अगर आप उन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, तो आपके लिए सवाल में कुछ भी नहीं है। बट अगर आप कंसेप्चुअली हिले हुए हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपके लिए सिंपल सवाल भी टफ आपको लगने लगेगा। फिर बात करते हैं एवरेज और एलिगेशन की, है ना, वेटेड एवरेज ही एक तरह से एलिगेशन होता है। तो एवरेज और एलिगेशन पर भी बेस्ड सवाल आपको देखने को मिलते हैं। एलिगेशन एज ए टूल आपको यूज करना है। एलिगेशन अगर आप सीख लेते हो कि एलिगेशन हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे और कब लगा सकते हैं, कब हमें फीलिंग आ जानी चाहिए कि एलिगेशन यहाँ लग सकता है, तो आप काफी अपना समय बचा लोगे। ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह अगर आप एलिगेशन यूज करते हो किसी सवाल को सॉल्व करने में, तो आपका टाइम बहुत ही कम लगता है। तो एवरेज और एलिगेशन के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा, सर्ट्स के ऊपर भी सवाल देखने को मिलते हैं। लीनियर इक्वेशन में भैया सोल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, नो सोल्यूशन होगा, मैनी सोल्यूशन होगा, उसकी कंडीशन अगर आपको पता है, या आपके पास में इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उस पर बेस्ड बहुत अच्छे सवाल बन जाते हैं। या बहुत सारे ऐसे सवाल जो हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन के नाम पर या सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में या नंबर सिस्टम के चैप्टर में आपको दिखाई देंगे, और वहां पर आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके उन सवालों को सॉल्व कर सकते थे। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन का नॉलेज है, तो आप बहुत आसानी से उन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अलजेब्रा एंड सर्ट्स के ऊपर भी बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं कि भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बेस सवाल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पता है, आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मांग रहा है, या एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पता है, तो आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मांग रहा है। यहाँ पर आपको ए प्लस बी का होल क्यूब भी आना चाहिए, उस पर भी बेस्ड आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया गया है, आपसे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको इस तरह के सवाल भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सर्ट्स में बहुत सारे सवाल जो आप रैशनलाइजेशन करते हैं उन पर बेस्ड बहुत सारे सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री काफ़ी वास्ट है। इसमें आपका जो बेसिक पॉइंट, लाइन एंड एंगल्स पर बेस्ड सवाल है। ठीक है, उसके बाद आपको सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल जो होते हैं कि भैया ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, ठीक है, लीनियर पेयर हैं, इन पर बेस्ड सवाल आपके बन जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल छोटे मोटे।
फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर, कि भैया जो साइड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है ना, कि तीसरा साइड जो होगा वो सम से बड़ा होगा या छोटा होगा, या डिफरेंस से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर अच्छे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं इस पर बेस्ड। इसके बाद फिर ट्रायंगल की पैरामीटर पर, एरिया पर बेस्ड सवाल होता है। फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, साइड के हिसाब से, एंगल के हिसाब से, और अलग अलग टाइप की ट्रायंगल हो गए, स्केलिन ट्रायंगल के एरिया पर बेस्ड, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया पर बेस्ड, स्केलिन ट्रायंगल के एरिया पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, तो क्वाड्रिलेटरल में आपके पास में एक तो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड सवाल आ गया, पैलोग्राम के ऊपर आ गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस के ऊपर सवाल आ गया, ट्रेपेजियम के, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के ऊपर सवाल बन सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। काफी वास्ट है ज्योमेट्री, बट अगर आप हर एक टॉपिक पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो कठिन नहीं है, बड़ा चैप्टर है। बट हाँ, यहाँ से एग्जामिनर के पास में बहुत स्कोप है, वो ज्योमेट्री में कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आप दिक्कत में आ जाएंगे। सर्कल के ऊपर अगर हम बात करें तो भैया सर्कल में आपका रेडियस है, डायमीटर है, कॉर्ड है, सीकेंट है, टेंजेंट है, इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। एरिया का, सर्कल हो गया, सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, इन पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आ जाते हैं आपके पेपर में। फिर जो टेंजेंट है उसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टेंजेंट हो गया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया, उस पर बेस्ड आपके सवाल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर पॉलीगन पर बेस्ड सवाल आपको मिल जाता है। मेनली उसमें हेक्सागन के ऊपर सवाल पूछा जाता है, जिसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो अगर आपका ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको मालूम है कि हेक्सागन जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है, तो आप आराम से उसको कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट डिस्टेंस की, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो जितने भी आपकी आइडेंटिटीज हैं उनका अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो उन्हीं पर बेस्ड बहुत सिंपल सवाल आता है। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपको ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी है कि 30, 60, 90 का जो ट्रायंगल होता है, या 45, 45, 90 का जो ट्रायंगल होता है, या 15, 75, 90 का जो ट्रायंगल होता है, उसमें साइड्स के बीच में क्या रेशियो होता है ना, अगर आपको ये पता है तो आपका जीवन बहुत आसान होगा। आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो आपसे फिर ट्रायंगल का जो 30, 60, 90, 45, 45, 90 का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस के सारे सवाल निपटा सकते हो। कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसमें ये कॉन्सेप्ट ना यूज होता। तो आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिक की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके पास में कई टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, ठीक है, टैबुलर हो, ठीक है। तो इन सब के कभी इनके कॉम्बिनेशन से बनाकर, यानी कि फॉर एग्जांपल मिक्स्ड ग्राफ जिसे हम बोलते हैं कि भैया कुछ डेटा जो है वो पाई चार्ट के फॉर्म में है, कुछ डेटा जो है वो टैबुलर के फॉर्म में है। तो कुछ डेटा आपको टेबल से उठाना है, कुछ डेटा आपको पाई चार्ट के थ्रू उठाना है और उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टैटिस्टिक में अगर हम बात करें तो मीन, मीडियन, मोड, रेंज, इन पर बेस्ड आपके सवाल पूछे जाते हैं। और बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही साधारण से सवाल, बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, बट हम बहुत कम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक को, इसलिए हमें टफ लगता है। ठीक है, तो ये कुछ आपका सिलेबस है, ये आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुछ अगर मैं आपको टिप्स देना चाहूँ कि कैसे आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज बैठी होनी चाहिए कि भैया क्लास 10 तक का जो सिलेबस है सिर्फ वही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो क्लास 10 तक हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है सिर्फ उसी पर बेस्ड हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपने टाइम एंड वर्क भी पढ़ा हुआ है, आपने एवरेज भी पढ़ा हुआ है, आपने जो बेसिक मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब आपने क्लास 10 के पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर आप क्लास 10 के बाद किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हैं, आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो या ना हो, आपको अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए कि जनरल टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अच्छा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैंने क्लास 10 के बाद मैथ्स लिया हो। तो अगर आपको मैथ्स का फोबिया है तो पहले उसको साइड में रख दीजिए, उसको बैठा दीजिए कि भैया कोई मतलब नहीं है ये बारे में सोचने में कि भैया मैं तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हूँ ही नहीं, क्योंकि आपसे जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो क्लास 10 तक का जो सिलेबस आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर पूछा जा रहा है, और सवाल बहुत ही इजी, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सवाल को कैसे पढ़ना है, सवाल से कैसे डेटा को कलेक्ट करना है और कैसे उस पर काम करना है, इस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। पीवाई क्यूज देख लो, पीवाई पीज देख लो, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार किस टाइप के एक्चुअली में सवाल पूछे जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बट एक्चुअली में इतना टफ पेपर आता ही नहीं है, बहुत इजी पेपर आ रहे हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एक्चुअल पेपर को देखोगे। किसी की बात सुनकर अगर आप अपना डिसीजन बना रहे हो तो ये गलत है। आप जाके सिर्फ अपना पीवाई पीज देख लो, पीवाई क्यूज देख लो। आजकल बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स आ गई हैं जिसमें चैप्टर वाइज आपके पीवाई क्यूज इंक्लूड होते हैं। और नहीं तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पीवाईपीस मिल जाएंगे। तो 22, 23, 24 के पेपर आपको अवेलेबल
हो जाएंगे। आपको पीवाईपी के थ्रू ये पता चलता है कि एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, वो किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी को मैच करते हुए सवाल सेट करता है। ओवरऑल पेपर में कितने सवाल जो हैं वो ट्रिकी होते हैं, कितने सवाल जो हैं वो लेंदी या मॉडरेट होते हैं, इजी होते हैं। आपको पूरा वेटेज समझ में आ जाएगा कि यार मैं कितने क्वेश्चंस मेरे लिए डुएबल हैं। अगर मैं आज इनिशियल लेवल पे, अभी मैंने तैयारी शुरू भी नहीं की है, आज भी अगर मैं पेपर को देखता हूँ तो मैं कितना कुछ अभी कर पा रहा हूँ, और अगर मैं प्रॉपर गाइडेंस लूंगा तो फिर ये सवाल मेरे से आराम से बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इस बात का फोकस करते हुए आपको साल भर तैयारी करनी है, और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास में पेपर होने चाहिए ताकि आप देख पाओ कि एक्चुअली में पेपर में तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, बहुत ही इजी इजी कॉन्सेप्ट पर सवाल बन रहे हैं। तो मैं अगर दूसरों की बातों में आकर ये डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं जनरल टेस्ट बहुत कठिन होता है, और उसमें स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो बहुत कठिन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो पीवाईपी जरूर देख लीजिए। सवालों को सॉल्व करने के अप्रोच पर काम करिए। बेसिकली सवाल को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारे बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में अ, आप कितने समय में वो कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा जो रोल है वो टाइम का है। सवाल सबको आता है, आपके टीचर्स को भी आता है, आपके बड़े भाई को भी आता है, आपके फादर को भी आता होगा, आपके घर में आपके मम्मी को भी आता होगा। बट एक्चुअली में हमें वो सवाल को करते समय जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो बहुत 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 कम होना चाहिए। एक्चुअली में सवाल को पढ़ रहे हैं, फिर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कैसे होगा, फिर इतना समय हमारे पास होता नहीं है। तो हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो आपका बहुत बहुत फास्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ तरीके पता होने चाहिए कि किसी भी सवाल को, किसी भी डेटा को कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसका यूज करना है। और वो आप साल भर अगर प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं या खुद भी मेहनत करते हैं, अच्छी कंटेंट से पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में सवाल में जो डेटा दिया था उसको हमको इस तरह से यूज करना था, ना कि इस तरह से यूज करना था। ठीक है, क्योंकि स्कूल में जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर हमें स्टेप मार्किंग होती है, तो वहां पर आप जितना ज्यादा लिखोगे, जितना बढ़ा चढ़ा के लिखोगे, उतने नंबर आपको मिलेंगे। वो एक हमें माइंडसेट हमें अ, हमारा रहा है इतने सालों से। बट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये माइंडसेट बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमें समय कम से कम लेना है, क्वेश्चन से ज्यादा करना है, एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए। तो यहाँ पर थोड़ा सा गेम अलग है, इस गेम को समझना है आपको। ठीक है, तो अप्रोच पर काम करिए, कैसे आप जल्दी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी कैलकुलेशन टेक्निक को बहुत अच्छा करिए। ठीक है, आप अपने बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन पर काम करिए, कैसे आप आ, किसी सवाल को जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि सवाल, कई बार ऐसा होता है कि सवाल सबको समझ में आ गया, बट कहीं ना कहीं जहाँ पर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना था, डिवीजन करना था, प्लस करना था, माइनस करना था, वहां पर आपका जो है एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे काम करना चाहिए। डेली आप आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आप निकालिए कि यार मैं डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठूंगा, है ना, और सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करूंगा। कोई भी रैंडम नंबर लूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, कुछ अपने तरीके बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से जब आप साल भर मेहनत करोगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ जब भी आप प्रैक्टिस करें, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें। इसका रीजन ये है कि आपका पेपर भले ही कल को ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, समय की कीमत आपको डे वन से समझ में आनी चाहिए। वहां पर आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, समय जो है टिक 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 आपकी जो घड़ी का काटा है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि यार मुझे पेपर को सॉल्व करना है। हर बार जब भी आप पेपर देने जाएं, एक माइंडसेट बना लीजिए कि इस बार मैं इस तरह से इस पेपर को अप्रोच करूंगा। अगर हर बार आप कोई नई अप्रोच के थ्रू पेपर दे रहे हैं, और 2 या 3 अप्रोचेस हैं आपके इस पेपर को अटेम्प्ट करने की, तो 2-3 बार जब आप हिडन ट्रायल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कौन सी अप्रोच से मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, तो एक बार अपनी अप्रोचेस पर काम कर लीजिए। आपको लग रहा है कि यार पहले मैं इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहा था, बाद में मैंने अपने स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लेके आया, मैं फिर इस अप्रोच से काम कर रहा था, यहाँ वाला जो तरीका है ये मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है, यहाँ पर मेरा स्कोर ज़्यादा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, और इम्प्रूव होने की गुंजाइश दिख रही है। तो आप इस तरीके से हमेशा पेपर को अटेम्प्ट करिए। बट ये सब चीज़ें जब आप ट्रेनिंग के दौरान करेंगे तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे, क्योंकि आपने ट्राई एंड टेस्टेड है वो चीज़, आप ऑलरेडी उसे कर चुके हैं। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप कोई नई चीज नहीं करने वाले हैं जब तक आपने उसको पहले नहीं किया है। तो इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी, अपने तरीके पे काम करिए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए, समय की कीमत को समझिए। अगर आप हर बार अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं और हर बार आप
कुछ ना कुछ नया अचीव कर पा रहे हैं कि यार ना पिछली बार मैंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे उससे 2 क्वेश्चन ज्यादा कर पा रहा हूँ, इस बार मैंने 3 क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, इस बार मेरी एक्यूरेसी और इंप्रूव हुई है, मेरी स्पीड और इंप्रूव हुई है। तो अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो साल के अंत तक आपको बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर दिखाई देगा और वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है लर्न, टेस्ट, रिवाइज एंड सेल्फ इवेल्युएशन। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि भैया सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसके डाउट्स क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने आप को टेस्ट करिए। टेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुरंत पढ़ के तुरंत टेस्ट करना है, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, फिर अपने आप को टेस्ट कीजिए। जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय सोचिए कि इसको करना है या नहीं करना है। हर बार जब आप टेस्ट करें अपने आप को तो रियल एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए करें, ठीक है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो श्योर हैं तो करिए, नहीं श्योर हैं तो मत करिए। और अगर कहीं पर कुछ आपने डाउट में रहकर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो जब आप उसको एनालाइज करें, उसका एनालिसिस करें तो इस चीज का कंसिडरेशन करें आप कि अच्छा मैंने तो ना इसमें ये चीज सोच के करी थी। तो पहले तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, फिर टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद फिर अपने रिजल्ट को उसका एनालिसिस करिए, प्रॉपर बैठ के समझिए कि एक्चुअली मैंने सवाल को सॉल्व किया सही सोच के, सारे क्वेश्चंस मैंने किए हैं, बट उसमें से कुछ सही हो गए और कुछ गलत हो गए। जो गलत हुए वो क्यों हुए, कंसेप्चुअली मैं गलत हो रहा हूँ या मैं कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कर रहे हो तो वो आप सही कर सकते हो, बट अगर आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो तो वो आप कभी भी सही नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये पता ना चले कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। तो ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू आपको ये सब चीजें पता चल पाती हैं, आपको पता चल जाता है कि आपने कहाँ पर गलत किया, कहाँ पर सही किया, कहाँ पर आपको कितना समय देना चाहिए था, आपने कितना ज़्यादा या कम दिया। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू पता चल जाती हैं। तो आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसे ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि भैया पढ़ो अच्छे से, डाउट क्लियर कर लो, फिर टेस्ट दो, फिर टेस्ट का एनालिसिस करो। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो क्यों गलत है, कंसेप्चुअली गलत है, कैलकुलेशन वाइज गलत है। अगर कंसेप्चुअली गलत है तो उसको कैसे सही किया जा सकता है, तो आप पहले उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करो। तो भैया पढ़ा, डाउट्स क्लियर कर लिए, टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस किया, तो पता चला यार ये चैप्टर में बार बार गलती कर रहा हूँ, तो उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करो या उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवालों को और फिर से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, ताकि आप अगली बार जब टेस्ट दो या उस टाइप के सवाल अगर आप आगे कभी देखो तो आपसे गलती ना हो। तो ये प्रोसेस है, तभी आप अपने आप का सेल्फ इवेल्युएशन कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और अगर आप इस तरीके से अपने आप को लेकर चलेंगे साल भर, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको फील होगा कि मैंने साल भर जो किया अपने साथ वो बहुत अच्छा किया। आज जहां पर हर एक बच्चा बहुत परेशान है, टेंस है, आज मैं क्यों नहीं हूं, मैं कूल एंड काम तरीके से क्यों बैठा हूं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें पहले ही फेस कर चुका हूं, अपने आप को इस लेवल पर ले आया हूं कि अब मुझे इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। और मैं बहुत अच्छी कंडीशन में हूं, मैं सवालों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रहा हूं, हैंडल कर रहा हूं, और मेरे अटेम्प्ट्स बहुत बेटर हैं, मेरे एक्यूरेसी बहुत बेटर है, मेरी स्पीड बहुत बेटर है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे अगर आप काम करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन के थ्रू मैं आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल आपको देके जा रहा हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आगे मैं आपके लिए इस तरह के बहुत सारे फ्रूटफुल सेशन लाने वाला हूँ। अगर आपकी कुछ डिमांड्स हैं, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास में ये तरीके हैं, इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।